आज हम लोग बात करेंगे क्रिएटिविटी प्रोसेस के बारे में। क्रिएटिविटी प्रोसेस के बारे में यानी हम कह सकते हैं स्टेजेस ऑफ द क्रिएटिविटी प्रोसेस। हम क्या कह सकते हैं? क्रिएटिविटी प्रोसेस। दैट मीन्स अगर किसी व्यक्ति का, चाहे टॉरेंस के द्वारा हो, गिलफोर्ड के द्वारा हो, कोगन के द्वारा हो, या किसी के द्वारा अगर सृजनात्मकता की अगर जांच की जाती है तो उसका एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है, एक तरीका होता है। उस तरीके के बारे में आज हम बात करेंगे। यहाँ पर आपको स्टेज के जगह वहाँ पर सोपान मिलेगा। क्या मिलेगा? सोपान। यानी क्रिएटिविटी की जो प्रक्रिया है, क्रिएटिविटी की जो प्रक्रिया है यानी सृजनात्मकता की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के प्रोसेस के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। किसके बारे में जिक्र करेंगे? तो आज हम क्रिएटिविटी की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उस स्टेज के बारे में, उस स्टेप के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले जब हम कोई परीक्षण वगैरह करते हैं या हाइपोथेसिस भी बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई परिकल्पना भी बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे और उसका चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है समस्या का प्रतिक्षण। पर अगर आप देखेंगे जब हाइपोथेसिस बनाते हैं और जब ये सृजनात्मकता में जो उपयोग होता है तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, सिमिलरिटी पूरी तरह नहीं है। इसीलिए यह वीडियो देखना आपके लिए अति आवश्यक है। समस्या का प्रतिक्षण, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रॉब्लम परसेप्शन। क्या लिख सकते हैं? प्रॉब्लम परसेप्शन। या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, परसेप्शन ऑफ प्रॉब्लम। ये मैंने एक बताया है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मेथड से इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है। तो पहला नंबर क्या हो गया? पहला नंबर हो गया समस्या का प्रतिक्षण। ठीक है। तो समस्या का प्रतिक्षण दैट मीन्स प्रॉब्लम परसेप्शन। इसमें देखिए हाइपोथेसिस और इसमें क्या डिफरेंस है, पहले इसको समझ लेते हैं आप, और ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने इसलिए हम सिर्फ इसी का जिक्र करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें अगर कुछ समस्या अगर रहता है तो सामान्य व्यक्ति को वो समस्या नहीं दिखती है। समस्या अगर रहता है तो सामान्य जो होते हैं वो उसको नहीं दिखता है, यानी सामान्य रूप से हर व्यक्ति को वो समस्या नहीं दिखती है। सृजनात्मकता में उसी का हम लोग जांच कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें, सबसे पहले होता है समस्या का प्रतिक्षण, यानी जो परसेप्शन होता है, जो देखा जाता है समस्या को, वो सभी सामान्य व्यक्ति नहीं देख सकते हैं। क्लियर हो गया? ये बात आपको कॉन्सेप्ट में बैठ गया। इसके बाद समस्या का परिवर्तन। समस्या का परिवर्तन, इसको लिखेंगे हम लोग चेंज द प्रॉब्लम। क्या लिखेंगे? चेंज द प्रॉब्लम। यहाँ पर देखिए समस्या का परिवर्तन। अब समस्या को आप कैसे इसमें परिवर्तन करेंगे, ये सेकंड स्टेप है। ये वाला जो है आपका सोपान है, यानी स्टेप है, यानी स्टेज है। तो सबसे पहले आएंगे इसमें, इसके बाद यहाँ पे स्टॉप किया, इसके बाद चले इसमें। तो सबसे पहले हम लोग समस्या का प्रतिक्षण को चूज करेंगे। वहाँ पर जब आएगा
इसमें जो भी हम बताएंगे उसमें से क्या करेगा, बीच वाला खाली कर देगा। मतलब जैसे बता दिए क्या 1 2 3 4 5 6 7, और ऑप्शन में वहाँ दे देगा आपको 2 7 5 1। तो आप क्या कीजिएगा, आप चारों दिया है आपको, तो क्या लिखेंगे, पहले 1 को सेलेक्ट करेंगे, इसका 2 को, इसका 5 को, इसका 7 को। इस तरह करके आप क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, उसको सजाएंगे इसी तरह से एग्जाम में। तो उसी तरह अगर आप सबको जान लेते हैं तो पहले कौन आता है उसको रीअरेंज कर पाएंगे आप सृजनात्मकता का सोपान में, यानी उसके स्टेप में, क्रिएटिविटी के स्टेज में, या रचनात्मकता भी बोल दे या सृजनात्मकता बोल दे। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया रहा है। इसके बाद समस्या का परिवर्तन हम लोग पढ़ रहे थे, तो समस्या में कैसे कोई परिवर्तन करेगा, तो हाँ बिल्कुल करेगा। कैसे करेगा जान लेते हैं। अगर कोई समस्या है, जैसे यही अगर एक समस्या है, जैसे बोलेंगे क्या कि जैसे हमको लड्डू बनाना है, क्या करना है, लड्डू बनाना है। तो लड्डू बनाने का समस्या क्यों हम अग्रसर हो गए। अब हम क्या करेंगे, लड्डू क्यों बनाएंगे, तो खाने के लिए। अब हम उसको क्या करेंगे, खाने के लिए कोई दूसरी वस्तु दे सकते हैं क्या, उसका विश्लेषण करेंगे कि वो कैसा रहता है, मीठा रहता है, गोड़ रहता है। इस प्रकार से उसको डिफाइन करके, यानी किसी समस्या को विश्लेषित करना चेंज करना कहलाता है। किसी समस्या को उलट कर देखना परिवर्तन यानी चेंज कहलाता है। किसी समस्या को विस्तृत करना यानी बड़ा करके देखना उसको। अब देखिए एक रस्सी है, ये गुथा हुआ है, इसका छोर हम ढूंढेंगे या पहले इसको निकालेंगे, ये वाला को भाग को निकालें, फिर यहाँ से निकालें, फिर यहाँ से निकालें। तो इसको क्या करेगा, ये विस्तृत करेगा, बड़ा करेगा, एक्सपेंड करेगा, उसको समस्या को थोड़ा सा बढ़ा देगा, साथ में नहीं रखेगा, पहले धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप समस्या को सुलझाएगा। तो उसको भी कहा जाता है परिवर्तन करना। तो अगर वहाँ पे दे दे कि समस्या का परिवर्तन, दैट मीन्स चेंज द प्रॉब्लम। जब चेंज द प्रॉब्लम दे दे तो आप क्या करेंगे, तो आप यही कीजिएगा कि समस्या को क्या करेंगे, विस्तृत करेंगे, विश्लेषण करेंगे और उस समस्या को सुलझाएंगे। ठीक है। इसके बाद तीसरा स्टेप, स्टेप 2 में हो गया। अब यहाँ से तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, निर्णयों को परिवर्तित करना। निर्णयों को क्या करना, परिवर्तित करना, यानी सस्पेंशन ऑफ जजमेंट। सस्पेंशन ऑफ जजमेंट यानी निर्णयों को क्या करना, परिवर्तित करना। अब देखिए निर्णय को परिवर्तित करने से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, थर्ड स्टेप का हम बात कर रहे हैं, यानी तीसरे स्टेप का बात कर रहे हैं। निर्णयों को परिवर्तित करने का मतलब ये है कि आपके बाबूजी के बाबूजी या उनके भी बाबूजी, यानी कोई चीज़ जो परंपरागत रूप से चली आ रही है, उस निर्णयों को क्या करेंगे, हम परिवर्तित कर देंगे। और जब आप इसको परिवर्तित कर लेंगे तो दूसरों के लिए वह चीज़ आश्चर्यजनक होगा। समझ रहे आप लोग बात को, निर्णयों को परिवर्तित करने का मतलब है कि जब आप निर्णय को परिवर्तित कर रहे हैं तो दूसरों के लिए आश्चर्यजनक होगा, और वो चीज़ें परंपरागत होती है उसको आप लोग परिवर्तित कर रहे हैं, उस निर्णय को परिवर्तित कर रहे हैं कि पुराने जन्म समान, मतलब पुराने समय से या ज़माने से जो चीज़ चली आ रही है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको परिवर्तित कर देंगे। ठीक है। तो समस्या का प्रतिष्ठान आप लोग समझ गए कि सामान्य व्यक्ति इसको प्रतिष्ठान नहीं कर सकता है, पहला। दूसरा, प्रॉब्लम खत्म, समस्या का परिवर्तन, ये भी आप समझ गए, इसको भी आप लोग समझ गए। अब कहता है निर्णयों को परिवर्तित करना, तो निर्णय को परिवर्तित करने का भी समझ गए कि पुराने ज़माने से जो चीज़ चली आ रही है उसको परिवर्तित करने से है। ठीक है।
देखिए यहाँ पर अगर आप लोग निर्णयों को परिवर्तन करना भी समझ गए तो इसके बाद उद्भवन हम लोग पढ़ेंगे, यानी उद्भवन प्रभाव। कौन प्रभाव? उद्भवन प्रभाव। उद्भवन प्रभाव क्या होता है? दैट मीन्स इमरजेंस ऑफ इफेक्ट। इमरजेंस ऑफ इफेक्ट। इमरजेंस ऑफ इफेक्ट हम किसको कहेंगे? इमरजेंस ऑफ इफेक्ट हम लोग कहेंगे। दैट मीन्स क्या हो गया? उद्भवन का प्रभाव। पहले आप लोग उद्भवन समझ लीजिए कि उद्भवन होता क्या है। जब किसी समस्या में आप पढ़ते हैं और कोई मार्ग दिखाई न दे, समझ गए कि अब कोई रास्ता नहीं है, जहाँ पे आप समझ लीजिए कि मेंटल रूप से आप हार गए कि इसके बाद कोई रास्ता नहीं है, तो वो हो गया उद्भवन। वहीं उसी को कहा जाता है उद्भवन। प्रभाव पर हम आएंगे अभी, पहले उद्भवन समझ लीजिए। उद्भवन क्या हो गया? जब किसी समस्या में आप पढ़ते हैं और कोई रास्ता मार्ग दिखाई नहीं देता है, समस्या का हल दिखाई नहीं देता है, सल्यूशन दिखाई नहीं देता है आपको, तो उसको उद्भवन कहेंगे। अब प्रभाव पर हम आ रहे हैं। प्रभाव क्या होता है? जब आप समस्या को इग्नोर कर देते हैं, समस्या को आप छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? छोड़ दिए समस्या को। छोड़ने के बाद आप समस्या को तो छोड़ दिए हैं, लेकिन आपका दिमाग ना वहीं पे है। दिमाग कहाँ है? वहीं पर है। समस्या को आपने लीव कर दिया है, समस्या को लीव आपने कर दिया है, पर आपका दिमाग वहीं पर है। बस इस अवस्था को कहा जाता है उद्भवन प्रभाव। इस अवस्था को क्या कहा जाता है? उद्भवन प्रभाव। ठीक है। इसके बाद 5वां नंबर में आता है किसी एक विचार में बंध जाना। किसी एक विचार में बंध जाना। किसी एक विचार में बंध जाना, दैट मीन्स गेट स्टक इन वन थॉट। इसकी शॉर्ट मार लीजिए, मिटाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया? हम इसका जिक्र कर रहे हैं अभी, इसका नीचे वाला का, कि किसी एक विचार में बंध जाना, दैट मीन्स गेट स्टक इन वन थॉट। गेट स्टक इन वन थॉट। इसका मतलब किसी एक विचार में बंध जाने का मतलब क्या है? किसी एक विचार में बंध जाने का मतलब यह है कि उस समस्या को हम जो देख रहे थे, जो अभी उद्भवन प्रभाव के बारे में बताएं, उसी को थोड़ा यहाँ पर उतार लीजिए, नीचे वाले को। किसी हम एक कंक्लूजन में जब बंध जाते हैं, किसी एक निष्कर्ष में, कंक्लूजन में जब बंध जाते हैं, तो उसी को कहते हैं गेट स्टक इन वन थॉट। दैट मीन्स किसी एक विचार में बंध जाना। क्लियर? आप लोग को समझ में आ रहा है? मिटा देते हैं। कितना नंबर हो गया था? ये जो नंबर हुआ था, ये हुआ था नंबर 5। अब हम लोग जिक्र करेंगे 6 का। हम लोग बात करेंगे नंबर 6 का। 5 तो हो चुका था। परिणाम का अनुमान, दैट मीन्स एस्टिमेशन ऑफ रिजल्ट। एस्टिमेशन ऑफ रिजल्ट। इसमें क्या होता है? जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है? अनुमान लगाता है अच्छे रिजल्ट का।
ऐसा नहीं है कि वो अनुमान अगर लगाया है कि इसका जो हम रिजल्ट निकालें, जो मतलब परिणाम निकालें, हम ऐसा सोच रहे हैं और इसका परिणाम यही आएगा। अगर हम सोच रहे हैं कि वो ट्रेन से जा रहा है और ट्रेन से इतने बजे उतरेंगे और हम चलेंगे पैदल, तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि ट्रेन बहुत घूमते हुए आती है और हम पैदल पहुंच जाएंगे। तो अगर अनुमान अगर लगाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही अनुमान लगा रहा है। बात समझ रहे हैं आप लोग। और इसके पहले जो था उसमें क्या था, जो कार्य करने के लिए दिया गया था, मतलब जो सोचता था, जो गेट स्टक इन वन थॉट, मतलब एक ही विचार में जो कायम था, एक ही विचार में बंधा हुआ था, उस विचार में करने के लिए वो तत्पर था कि हम यही कार्य करेंगे। और इसमें क्या कहा गया है कि परिणाम का अनुमान में कि एक ही रिजल्ट, मतलब वो निष्कर्ष, बहुत सारा दिमाग लगाएगा लेकिन करेगा वही जो एक निष्कर्ष प्राप्त होता है, जो अच्छा रिजल्ट होगा उसी पे वो ध्यान देगा और अपने कार्य को करेगा। क्लियर। इसके बाद हम लोग जिक्र करेंगे 7 नंबर का। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, सिलेक्टिंग द बेस्ट कंक्लूजन। यानी एक अच्छा निष्कर्ष पर पहुंचना, एक अच्छा निष्कर्ष पर पहुंचना, यानी चयन करना। एक अच्छे निष्कर्ष का चयन करना। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब जो निष्कर्ष आप निकाले, इसके पहले वाले में जो अनुमान आपने लगाया, तो अनुमान लगाया तो अनुमान के बाद आप क्या करेंगे, उसका चयन करेंगे, उसको देखेंगे, उसको समझेंगे, उसका निष्कर्ष निकालेंगे कि इसका क्या अनुमान हो सकता है। अनुमान का मतलब क्या है, यहाँ जो अनुमान निकाले, अनुमान से हम लोग क्या करेंगे, एक निष्कर्ष करने के लिए, यानी काम करने के लिए, यानी वर्क को डन करने के लिए, वर्क को डन करने के लिए, उसको कार्य करने के लिए उस पर। अब जैसे हम सोच लिए कि कल हम बाजार जाएंगे, अब बाजार जाएंगे, सोच लिए, निष्कर्ष हो गया, परिणाम आ गया कि बाजार जाएंगे तो हम क्या क्या लाएंगे और कैसे कैसे क्या क्या करेंगे और ये अच्छा रहेगा। ओके, बट अगर आप फिर चयन कर तो लिए, लेकिन चयन करके उस पर काम नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा। इसीलिए आपको चयन करने के बाद उस पर वर्क करना होगा। क्या करना होगा, वर्क। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन हमने दे रखा है। इसमें से आप चयन करेंगे और उसका चूज करेंगे और उसको समझेंगे। और हमने बता इसे दे रखा है कि अगर थोड़ा सा चेंज भी वो कर देते हैं, वाक्य को या सेंटेंस को चेंज अगर कर भी देते हैं तो भी कोई फ़र्क आप लोग को पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये है अभी 7 नंबर। अब हम लोग बात करेंगे 8 नंबर का। ठीक है, नंबर 8, यानी विलिंगनेस टू फैसिलिटेट द डिसीजन। अभी जो हमने पढ़ा कि यहाँ पर क्या किया, ये अच्छे निष्कर्ष का चयन कर लिया, चयन करने के बाद ये क्या करेगा, उस पर कार्य करेगा। पहले तो परिणाम कर लिया कि परिणाम निकाल लिया कि क्या क्या हो सकता है। इसके बाद अब वो निष्कर्ष मतलब चयन कर लिया कि हम लोग किसका, बहुत सारा परिणाम निकाला ना कि इधर से जाएंगे तो ये होगा, उधर से जाएंगे तो वो होगा। यानी एक काम को करने का बहुत सारा तरीका माइंड में फाइंड कर लिया। फाइंड करने के बाद उसने क्या देखा कि एक अच्छे निष्कर्ष का चयन कर लेंगे तब ना उस पर कार्य करेंगे या कार्य किया जाएगा। तो इसके बाद विलिंगनेस टू फैसिलिटेशन, यानी डिसीजन लिया कि सुसाध्य करने की इच्छा। ठीक है, सुसाध्य करने की इच्छा, मंशा आदि, यानी वर्क को डन करने के लिए इसने पहले तो निष्कर्ष निकाला, निष्कर्ष का चयन किया, चयन करने के बाद उस पर वर्क किया, काम किया। ये हुआ निष्कर्ष को सुसाध्य करने की इच्छा। ठीक है, और लास्ट आता है एक्सेप्टिंग अनसर्टेन।
नंबर 9, ली अनसर्टेनली, एक्सेप्टिंग अनसर्टेनली, यानी जो अनिश्चितता होगा, यानी क्या होगा, जो अनिश्चितता होगा, अब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। मनोविज्ञान में क्या होता है, जो सृजनात्मकता का जो स्टेप होता है, जो सृजनात्मकता का जो स्टेप होता है, उसमें क्या करता है, अस्पष्टता जो होती है, क्या होती है, और अस्पष्टता यानी जो अस्पष्ट चीज़ें होती है उसको सृजनात्मकता क्या करता है, ग्रहण करता है। उसको क्या करता है, सृजनात्मकता ग्रहण करता है, और ग्रहण करके एक्सेप्ट करता है और इस स्टेप को फॉलो करता है। तो आप लोग देख लिए क्रिएटिविटी का प्रोसेस यानी परिणाम या अनुमान क्या होता है, ये बाकी आप लोग देख लिए। इसमें 9 गो स्टेप है। 9 स्टेप में से एक भी स्टेप अगर आप लीव करते हैं तो एग्ज़ाम में हो सकता है समस्या पैदा हो जाए, क्योंकि वो मतलब 4 या 5 देता, उसको बोलता है अरेंज करने के लिए, सृजनात्मकता को अरेंज करने का ये बता दिया। और हमने जो इसके बारे में जो डिफ़ाइन किया, ये सब के बारे में हमने जो डिफ़ाइन किया उसको 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए अच्छी तरह से, तभी आप वहाँ पर अटैम्प्ट कर पाएंगे। वन टाइम में हमको तो नहीं लगता है कि जल्दी हो पाएगा, हो सकता है आपका दिमाग तेज हो तो हो। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।